नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी जीएस में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और काफ़ी चर्चा हमने की हुई है। और आज हम लोग देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन और इसके बाद में जो गांधी और इरविन समझौता हुआ है, क्योंकि वहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से नहीं पूछा जाता है क्योंकि उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया हुआ था, लेकिन गांधी इरविन समझौते से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इसको लाइक शेयर करते रहिए और चीज़ें बेहतर होती रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ठीक लगे वीडियो तो इसको लाइक वाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। ये एक्चुअली होता क्या है कि इससे आप सारी चीज़ें समझते हैं। लाइक शेयर करने से टॉप में वीडियो रहता है, इस वजह से जो बातें हैं आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बार देखा जाएगा तो हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे अच्छा करने की। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसा करते रहिए। और जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ये मेरा रेफरल कोड है, इसमें आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, प्लस सब्सक्राइब करना चाहते हैं आइकॉनिक, वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि आइकॉनिक हमेशा से बेस्ट है, क्योंकि आइकॉनिक बेस्ट होता है, उसमें आपको मेंटोरशिप दी जाती है, पर्सनल कोच दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है, जो आप टाइमिंग एक बार देख लेंगे, 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे और 2 बजे, और मुझे फॉलो कर लेंगे। जैसे ही मुझे फॉलो करेंगे, मेरी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होती है। आप कहीं पे भी क्लास करें, एमसीक्यूज जो है ये मैं कराता रहता हूँ, तो आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री का भी कर सकते हैं, पॉलिटी का भी कर सकते हैं, करंट अफेयर का कर सकते हैं, ज्योग्राफी का आप एमसीक्यूज हमारे साथ में कर सकते हैं, या आपको अगर साइंस का करना है तो साइंस का भी एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री क्लासेस ये हैं। जो हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं वो आप समझ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री तो आप कर ही रहे हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका है वो 5:30 बजे आ जाएंगे। ठीक, एथिक्स और ज्योग्राफी क्लासेस हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत परेशान नहीं होगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे AMR10 कोड के साथ में, तो आप जानते हैं कि आपको लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, लाइव क्विज और टेस्ट और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। आप एक प्रॉपर IAS की तैयारी कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। इस कोड के साथ में करेंगे तो आपको कई सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। कैसे करना है आप समझते हैं। मेरी क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे और मेरा नाम सर्च करेंगे अमित कपूर। जैसे ही मेरा नाम सर्च करेंगे तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे, और जब फॉलो कर लेंगे तो मेरी सारी क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। Unacademy_अमित कपूर ये मेरे टेलीग्राम लिंक है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, PDF ले सकते हैं यहाँ से। अपने बारे में बता देता हूँ, जो मेरे नए मित्र जुड़े हुए हैं। मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, लगभग 2 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, फिर यहाँ पे आ गया हूँ, 8-9 महीने से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। और मैंने बीटेक किया हुआ, अपियर हो चुका हूँ यूपीपीसीएस में, CPSC में, और लोक प्रशासन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। लगभग 60% से अधिक पोर्शन में जीएस का कवर करता हूँ। तो आप लोग इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, AMR10, और ये सारे कोर्सेस आपको इंस्टेंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ के अभी बैचेज स्टार्ट हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया था। 15,000 से अधिक कोर्सेस यहाँ पे मिलते हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो जो कोर्स चल रहे हैं टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ के, वो 8 तारीख से बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। तो मित्रों, आप वहाँ पे सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको पढ़ना है AMR10 कोड के साथ में, तो आप लोग 10% का डिस्काउंट साथ में। ये देखिए, सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करें, प्लस सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें 6 महीने है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। फीस बहुत कम है, अभी ले सकते हैं तो ले लीजिए। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारा हिस्ट्री तो आपको मिल ही रहा है, आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा। दूसरा, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो एथिक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एथिक्स। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो मेरा कोर्स रहेगा वो पॉलिटी मिल जाएगा, और इसके बाद में IR मिल जाएगा, गवर्नेंस मिल जाएगा। तो आप इस कोड के साथ में अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लस में आप अगर 1 साल का करेंगे तो 49,500 मेरा कोड यूज करेंगे तो इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी में कोड के साथ में। तो आप देखें, इसकी जो फीस है 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए है, और ये बेस्ट इस वजह से है क्योंकि इसमें आपको मेंटोरशिप दी जाती है,
पर्सनल कोच दिया जाता है जो कि बताएगा कैसे करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ट्रेंड क्या चल रहा है, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे करना, सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे पर्सनल कोच बताता है। तो ये बेस्ट है, आइकॉनिक, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, फीस इसकी 74,500 है और 1 साल की, और मेरा अगर कोड यूज करेंगे तो ये 67,500 में मिल जाएगा आपको। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। 1 साल 2 साल की मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करें, और अगर इच्छा है तो इसको यूज करें और पर्सनल गाइडेंस लें। क्वेश्चन आंसर मुझे भेज सकते हैं अपने मेरे टेलीग्राम लिंक पर। ये 14 तारीख को आप यहाँ पे इनरोल होते रहिए। 11 तारीख से है। अगर आप कॉम्पैक्ट कोड यूज करना चाहते हैं तो आप इसको देख लीजिए, MR10 है, इसको आप कर सकते हैं यूज। ठीक है, ये फ्री है बिल्कुल, आप इसको पार्टिसिपेट करें। 14 तारीख को है और इसमें आपको रैंक 1 से 10 वालों को देखिए क्या मिल रहा है। कुछ 1 मंथ का UPSC प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। कॉम्बो भी दिया गया है इसमें। GS प्लस ऑप्शनल की मैं बात करूँ तो GS प्लस ऑप्शनल यहाँ पे देखिए दिया गया आइकॉनिक। तो ये बहुत कम पैसे करके दिया गया, इसकी जो फीस है बहुत कम है। और मेरा अगर कोड यूज कर लेंगे MR10 तो इसमें 10% और ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर प्लस प्लस करना चाहते हैं जैसे GS का प्लस और ऑप्शनल, तो आप इसमें भी कोड यूज कर सकते हैं। इसके और कम फीस है और मेरा कोड यूज करेंगे तो और कम फीस जाएगी, लगभग ये आपको कितना 1300 में मिल जाएगा। दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। ये देखिए स्पेशल क्लासेस में लेता रहता हूँ। और जो अनअकैडमिक कोर्सेस है वो मेरे क्या क्या हैं, एक तो लोक प्रशासन पढ़ाता हूँ। उसके बाद में पेपर फर्स्ट में आप हिस्ट्री, पूरा ओवरऑल हिस्ट्री, मतलब मेडावल एंशिएंट से लेके मेडावल वर्ल्ड हिस्ट्री तक की। आर्ट एंड कल्चर रहेगा पूरा। पेपर सेकंड रहेगा, IR भी रहेगा, पॉलिटी गवर्नेंस, एथिक्स भी यहाँ पे रहेगा। और चौथा पेपर है करंट अफेयर, आपको वीकली मिलेगा। ठीक है, वीकली करंट अफेयर। तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इतना सारा कुछ आपको मिल रहा है एक ही प्लेट, एक ही टीचर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखिए ये बातें हमने कर ली हुई है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 की बात करूंगा। फिर इसके बाद गांधी अहिंसा समझौता, समझौते के बाद में हम लोग बात करेंगे संविधान हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कि कुछ टॉपिक और हमारे पास में रह गए हैं तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे। कल हम लोग ये 2 टॉपिक करेंगे, फिर इसके बाद 2 टॉपिक ये वाले कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग बात कर लेंगे साप्ताहिक पंचांग की, बहस के बाद में खत्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं, लास्ट में एकदम आते हैं हम लोग। हम्म, ये दांडी मार्च तो हो गया, सॉरी, इसको तो हमने कर लिया हुआ है। इस पे भी हमने बात की हुई है। सबने अब क्या प्रसार कहाँ कहाँ पे हुआ, सारी बातें हमने इस पे की हुई है। ठीक है, और इसको भी हमने बात कर ही ली हुई है। क्या ये सब कुछ किया हुआ है, और कहाँ गया जी, ये भी हमने किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया हुआ था कि जब यरवदा जेल गए हुए थे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू 1930 में, अगस्त 1930 में, तो गांधी जी ने बातें हुई थी इन तीनों लोगों के बीच में। और क्या क्या बातें हुई थी, 3 मांगों जो सहमति के बिंदु थे, यहाँ पे 3 मांगे थी। वो देखिए देख लिया होता कि ब्रिटेन भारतीयों को स्वतंत्रता बहाल करे, ऐसा बात हमने की हुई थी। और बात की हुई थी कि पूर्ण स्वतंत्रता सरकार, स्वतंत्र सरकार का गठन, जिसका वित्त और रक्षा जैसे मामले उस पर नियंत्रण की बात की गई थी, और उसमें आर्थिक हर्जाने की। तो ये यहाँ पे एक स्वतंत्र आयोग की बात गठन करने के बाद, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं बन पाई थी, कोई इसका नतीजा नहीं निकला। एक बात और मैं बताऊंगा आपको, जब भी कभी आपसे पूछेगा गांधी इर्विन समझौते में, तो गांधी इर्विन समझौते में UPSC करता क्या है कि इन 3 मांगों को भी शामिल कर देता है। बोलता है कि इसमें कौन सी जो है वो गांधी इर्विन समझौते में मांग शामिल थी। ठीक है, तो ये 3 मांगे भाई अलग है। ये बिल्कुल ही आप देखेंगे कि गांधी इर्विन समझौते में नहीं थी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं तो गांधी और इर्विन के बीच में जो समझौता हुआ, उसमें UPSC करता क्या है, ये 3 मांगे भी रख देता है। उसमें जो सेंटेंस होते हैं, जो ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें ये 3 मांगे भी रख देता है। तो ये 3 मांगे जो है उसमें रखने के बाद में कंफ्यूज करता है। ये 3 मांगे बिल्कुल अलग है। ये आप देखें, यरवदा जेल में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, 3 लोग हैं और 3 मांगे, ये अलग बिल्कुल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग है। इस पे हम लोग फोकस कर लेंगे। हाँ, एक बार 2 बार आप देख लेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें हुई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, आप समझ रहे हैं, 12 नवंबर 1930 को। तमाम यहाँ पे खास खास बातें होती हैं कि ठीक है, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही थी और अंग्रेज अधिकारी भी परेशान थे, तो बोला क्या किया जाए। और जैसा कि हमने बात किया हुआ था पिछला, याद करो वो कुर्बानी जो हमने बताया हुआ था कि साइमन कमीशन ने बोला हुआ था कि हम पहले तो जांच करेंगे और जांच करने के बाद में ही हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे मुद्दों पर हम अपनी रिपोर्ट के आधार पर या संवैधानिक मुद्दों पर क्या करें, चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे, ठीक है। और वहां पे डोमिनियन स्टेट जैसी कोई मांग का उन्होंने प्रावधान नहीं किया हुआ था, तो गांधी जी ने कहा हुआ था, याद करो वो 1928 में जब हमने बात की हुई थी, मोतीलाल नेहरू कलकत्ता अधिवेशन, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर 2 साल में अगर हमको डोमिनियन स्टेट जैसे संवैधानिक मुद्दे पर बात नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे और वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जब युवाओं ने, जैसे कि मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा या सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा, तो जब ये लोग ने दबाव डाला कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, और रुष्ट होते हुए फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, जो कि अपने पापा के खिलाफ ही, मतलब जो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी हुई थी, उसके जो बिंदु थे उसके खिलाफ ही एक इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की हुई थी, वहां पे स्वराज की मांग करते थे। तो वहां से ये सारी मांगे आ रही थी कि ठीक है, फिर गांधी जी ने कहा था ठीक है, एक एक साल टाइम कर दिया गया, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। और इसके बाद में आपने देखा फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, नमक सत्याग्रह हुआ, और नमक सत्याग्रह में आपने देखा हुआ कि किस तरह से उसका प्रसार हुआ है। भारत के लगभग हर एक देश में नमक सत्याग्रह का प्रसार हुआ था और सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ था। बस कहीं कहीं कुछ छुटपुट आप कहें तो मुसलमानों की जो भूमिका थी वो नगण्य रही थी, लेकिन फिर भी हमने देखा हुआ था सीमांत प्रांत, सीमांत प्रांत, उत्तर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी उन्होंने नेतृत्व किया हुआ था। तो एक तरह से मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल सारा का सारा जो भी वर्ग था, सभी वर्गों ने लगभग लगभग भाग लिया हुआ था। बस मुसलमानों की जो भूमिका थी वो लगभग नगण्य थी, अगर हम एक उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत या आप कह सकते हैं पेशावर को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं, हम इस पे बात कर चुके हैं। वो साइमन कमीशन याद करिए, ठीक है। हाँ, साइमन कमीशन तो उसने कहा था कि हम सारी जांच करने के बाद में ऐसा करें। तो यहाँ पे 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ पे, लंदन में आयोजित किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, साफ साफ मैंने बता दिया है। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है, जो कि 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य मकसद क्या है, इसका मुख्य जो मकसद है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और इसी मुद्दे को लेते हुए हमने बात की हुई थी कि साइमन कमीशन बताएगा अपनी रिपोर्ट में कि भाई यहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो प्रथम गोल में सम्मेलन आयोजन, अब इसकी कुछ खास बात क्या है, खास बात मित्रों ये है कि ठीक है, साइमन कमीशन ने बोला हुआ था कि ठीक है, यहाँ पे कोई उत्तरदायी शासन या कह सकते हैं कि अभी तैयार नहीं है भारत उत्तरदायी उत्तरदायित्व को लेने के लिए। लेकिन खास बात क्या हुई थी मित्रों, ये बहुत हमारे लिए उस टाइम बड़ी बात थी कि ब्रिटिश सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित की गई ये प्रथम वार्ता थी। ये बिल्कुल ही खास बात है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और जब आप यकीन करेंगे, जब यहाँ से गांधी जी जाते हैं तो उस टाइम पे आप देखेंगे, जब द्वितीय गोल में सम्मेलन हम लोग बात करेंगे उस पर, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे, मान लो कि कोई नेगोशिएशन हो रहा हो दो देशों के बीच में। और ऐसा स्तर बना हुआ था, जब गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहां पे कोई अंग्रेज अधिकारी ऐसे ही चर्चा कर रहा था कि अब तो हम साथ में ही खड़े हो गए, ठीक है, इनको नहीं ऐसा करना चाहिए था सरकार। तो यहाँ पे कई ज्यादा देखें आलोचना भी होती है, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो यहीं पे फोकस करेंगे, बाकी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सम्मेलन किस लिए बुलाया गया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और जो संवैधानिक मुद्दे पे उस पर चर्चा करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। कब बुलाया गया, ये 12 मार्च 1930 को। और इसमें खास बात ये थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित की गई प्रथम वार्ता थी। ये इसकी खास चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित। और क्या क्या बातें हुई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन को बहिष्कार किसने किया हुआ है, इसके
बहिष्कार का निर्णय किसने लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कांग्रेस एवं व्यवसायिक संगठन, अधिकतर व्यवसायिक संगठनों क्या किया हुआ था, इसका बहिष्कार किया था। सम्मेलन में भाग किसने लिया हुआ है, कौन कौन से वो हैं जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया हुआ है, मुस्लिम लीग ने भाग लिया हुआ है, हिंदू महासभा, इसके बाद में उदारवादियों ने भी इसमें भाग लिया हुआ था, और आप कह सकते हैं कि दलित वर्ग है उसने भी भाग लिया हुआ है, भारतीय रजवाड़ों ने भी भाग लिया हुआ है। अब ये मत कह देना कि दलित सिर्फ जो उदारवादी थे वो सिर्फ कांग्रेस में ही थे, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे उदारवादी भी थे जो ये मानते थे कि अभी जो है इसमें भाग लेंगे तो हो सकता है कि अभी भी अंग्रेज या कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार झुक जाए, झुक नहीं जाए मतलब हमारी मांगों को मान ले। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5, ये सारे के सारे जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया हुआ था। ठीक है, बहिष्कार किसने किया, एक बार फिर से देखो, ये बहिष्कार किसने, कांग्रेस और अधिकांश व्यवसायी संगठन, इन्होंने बोले था ठीक है हम नहीं करेंगे, और ओबियस ही बात आप देखते हैं कि कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया हुआ था, साफ साफ मना कर दिया हुआ। ठीक है, लेकिन इस सम्मेलन में जो भाग ले रहे हैं वो आपके सामने है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसमें सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे, वो कौन कौन से, एक बार देखो यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं। पहला इसमें तीनों ब्रिटिश दल, सबसे पहले लिबरल, कंजर्वेटिव, श्रमिक दल, ठीक है, लेबर पार्टी थी, कंजर्वेटिव और लिबरल, ठीक है, ये तीनों ने क्या किया हुआ था, सबसे पहली बात ये ब्रिटिश के तीनों दल, इसके बाद में ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। ठीक है, दूसरी बात पीटी में पूछा जाएगा आपसे कि इसमें सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे वो कौन कौन थे, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहला तीनों दल जो कि ब्रिटेन के थे, और इसके बाद में ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, और नंबर 3 पे आप देखेंगे कि भारत के राज्यों के राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। ठीक है, तो एक तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, और दूसरे यहाँ पे राजकुमार खुद या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो है, जो सदस्य रहेंगे, जो प्रतिनिधि रहेंगे वो इसमें शामिल है। तो यहाँ पे 3 लोग शामिल हुए। खास खास बातें एक बार फिर से रटो, इसको रट्टा मारना है, क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटिश के तीनों दल, लिबरल, कंजर्वेटिव, श्रमिक, ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत मतलब भारत से, ऐसे कहिए आप, ऐसे आपको ज्यादा याद होगी, ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। इसके बाद में नंबर 3 पे आप देखेंगे कि भारत के राज्यों से राजकुमार, और उनके द्वारा अगर वो नहीं जाएंगे तो उनके द्वारा कोई मनोनीत प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तो ये जो है प्रतिनिधित्व कैसे प्रदान किया गया आप देखते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रथम सम्मेलन, कुछ खास बातें इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि प्रथम जब गोलमेज सम्मेलन हुआ है तो इसमें क्या है, प्रतिनिधियों के मनोनयन का मुख्य आधार जो था वो क्या था। सबसे पहली बार जो मनोनयन हुआ, इसका पहला आधार देख लो, यहाँ पे जो आधार है वो क्या है, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और उनके स्वशासन संबंधी विचार। ठीक है, तो अगर आपने ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा जाहिर की है तभी जो है वो गोलमेज सम्मेलन में क्या है, आपको वो शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनोनयन का आधार था प्रतिनिधियों के, तो वो क्या है, ब्रिटिश सत्ता के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करोगे तभी इसमें होगा। कुछ खास बातें इसमें देखते हैं हम लोग। खास बातें क्या है कि भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का चयन, आज कह सकते हैं प्रतिनिधियों के चयन का मानदंड असमान था। ठीक है, बहुत ही असमान मानदंड था। दूसरा, यहाँ पे ब्रिटेन की तीनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व जो है वो अलग अलग प्रतिनिधि कर रहे थे। ठीक है, कोई यहाँ पे एकता नहीं थी कि जो तीनों, आप कैसे नहीं, एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है तो उसमें ये कुछ खास बातें होती है। तो सर्वदलीय सम्मेलन में क्या होता है, कोई एक होता है मुखिया बना देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ब्रिटेन के तीनों दल, जो कि लिबरल, कंजर्वेटिव और लेबर, तीनों क्या है अपने अपने प्रतिनिधि वो लाए हुए थे, और यहाँ पे असमान एक तरह से कहते हैं कि प्रतिनिधि जो चले हुआ कैसे अलग अलग तरह से, एकदम से मानदंड कैसा है इनका, असमान है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे कि जो भारतीय प्रतिनिधियों का चयन हुआ है, जो भारतीय प्रतिनिधि हैं उनका जो चयन हुआ है वो कैसे हुआ है, कुछ वायसराय द्वारा मनोनीत किए गए थे और कुछ का मनोनयन भारतीय रजवाड़ों द्वारा किया गया था। इसको खास बात ध्यान रखेंगे क्या है इसमें कि जो भारतीय प्रतिनिधि हैं उनका चयन कैसे किया गया है, उनका चयन जो किया गया है वो आप देखेंगे यहाँ पे कि पूरा का पूरा वायसराय द्वारा नहीं चयन किया गया है। ठीक है, कुछ यहाँ पे मनोनयन जो हुआ है वो कैसे है, भारतीय रजवाड़ों द्वारा भी इनका मनोनयन। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या हुआ, मनोनयन का मुख्य आधार समझ गए, ब्रिटिश निष्ठा, और यहाँ पे खास बात क्या थी,
कि भाग लेने वाले जो प्रतिनिधियों का चयन था, वो जो उनका मानदंड है, इस तरह से स्टैंडर्ड का वो कैसा आसमान था। और यहाँ पे तीनों जो पार्टियां हैं ब्रिटेन की, प्रतिनिधि अलग अलग प्रतिनिधि कर रहे थे, तो एक साथ नहीं था। और यहाँ पे जो भारतीयों का चयन है, जो भारतीय प्रतिनिधि है, वो कैसा चयन हुआ है, दोनों द्वारा हुआ है। तो भारतीय रजवाड़ों द्वारा भी हुआ है, और दूसरा जो है वो वायसराय द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरह से चयन की प्रक्रिया थी। इसमें बात करते हैं सम्मेलन में क्या क्या हुआ, देखते हैं फटाफट क्या क्या हुआ है। इस सम्मेलन में सम्मिलित सभी दलों के प्रतिनिधि केवल अपने व्यक्तिगत हितों के पक्ष पोषण रहे थे। कोई राष्ट्र की बात नहीं की गई थी, क्या था, सिर्फ व्यक्तिगत हितों के पक्ष पोषण रहे थे, इसका प्रयास था। और कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए। आप समझते हैं इसका। वैसे भी क्यों आते भी क्यों, क्योंकि जिसके लिए ये स्टेज सजाई गई थी वही नहीं इसमें शामिल हुआ है, तो फिर कोई आनंद की अनुभूति कैसे प्राप्त कर सकता, कोई परिणाम कैसे निकल सकता। तो कोई ठोस परिणाम नहीं निकला हुआ था। आप जानते हैं कि वैसे भी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस के सम्मेलन में भाग ना लेने से यह सम्मेलन अधूरा था। ठीक है, अधूरा था एकदम से। और अंततः हुआ क्या है, 29 जनवरी, सॉरी गलत हो गया, 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये सम्मेलन में ये सारी चीजें हुई। आप एक बार फिर से देख लो। प्रतिनिधि केवल व्यक्तिगत हितों के पक्ष पोषण में प्रयास हो गए, कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। जैसा कि एज यूजुअल आप जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुआ था। 19 जनवरी 1931 को बिना किसी, लगभग आप देखेंगे कि ये स्टार्ट कब हुआ है, नवंबर में हुआ है। लगभग आप देखें 12 नवंबर को हमने देखा हुआ था, 12 नवंबर में स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद में 12 दिसंबर, 12 जनवरी, लगभग 2.25 महीने तक चला है ये इनका सम्मेलन। इसके बाद में कोई वास्तविक उपलब्धि यहाँ पे प्राप्त नहीं कर सका ये सम्मेलन, और समाप्त हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसमें सम्मेलन में क्या क्या हुआ हमने देख लिया हुआ। आगे बात करते हैं गांधी अधिवेशन। ठीक है, तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन खत्म, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये खत्म हो गया, इसमें बस इतना ही था। अब हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। तो जब आपने देखा कि कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं हुई जाके, तो जब कांग्रेस जो कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल वो ही नहीं शामिल हुआ जाके, तो फिर यहाँ पे कुछ हलचल मची सरकार में। और फिर यहाँ पे इरविन को बोला गया कि ठीक है, कुछ करो ऐसा जिससे कांग्रेस मान जाए और गांधी जी भी मान जाए, क्योंकि हमने देखा हुआ था बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, और पुलिस जातियां भी हमने देखी हुई थी, तमाम सारी हुई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज गांधी मिल समझौते की, कि भाई उधर से प्रेशर पड़ा हुआ था, तो जो वायसराय है इरविन वो समझौता करना चाह रहा है, कुछ चीजें सहमति हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गांधी इरविन समझौता और डेट देख लेंगे। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ है, ये यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो एक सामान्य जानकारी की तरह इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931, 25 जनवरी 1931 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त जो है वो कारावास से रिहा कर दिए जाते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे कि कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया, क्योंकि उधर से फरमान जारी किया गया था कि भाई छोड़ा जाए सभी राजनीतिक कैदियों को। तो गांधी जी समेत सभी जितने भी कैदी थे, राजनीतिक जो भी थे, प्रमुख नेता थे, उनको बिना शर्त छोड़ दिया गया। और इसके बाद में बातचीत करने के लिए बोला गया, ठीक हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो बातचीत करने के लिए गांधी जी को जो है, ये जो कांग्रेस कार्यकारिणी है एग्जीक्यूटिव, उसने क्या किया, गांधी जी को अधिकृत किया। गांधी जी को अधिकृत करने को कहा कि ठीक है आप जाइए, वायसराय से चर्चा करने के लिए बोला गया। ठीक है, और 19 फरवरी 31 को गांधी जी ने वायसराय के, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की, और उनकी बातचीत जो है लगभग 15 दिनों चली। और 15 दिनों के बाद में आप देखेंगे 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो इस तरह से गांधी इरविन समझौता हो रहा है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने कि किस तरह से ये समझौता हुआ। फिर से एक बार देख लो फटाफट, छोटा सा ये, इसको मैंने बहुत क्लियर करके, बहुत समझ के एकदम से बनाया है, जिससे आपको आसानी समझ। तो सामान्य जानकारी क्या है, उधर से प्रेशर पड़ा सरकार ब्रिटेन से, तो वायसराय ने बोला कि ठीक है हम समझौता करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ में। 25 जनवरी 1931 सारे नेता कारावास से छोड़ दिए जाते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी बोलती है ठीक है, आप गांधी जी को बोलती है कि आप जाइए वायसराय से चर्चा करिए। लगभग आप देखेंगे 29 फरवरी को गांधी जी ने
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और 15 दिन के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एक समझौता हुआ जो कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, जो कि समझौता हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते में बात करेंगे वो सहमति वाले मुद्दे क्या है जो कांग्रेस या कह सकते हैं गांधी जी और इरविन के बीच में हुए हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग गांधी इरविन समझौता। बात समझ में आ गई जो बातचीत हुई है, क्या क्या बातें हुई, एक बार देख लो। सहमति वाले मुद्दे, तो सहमति वाले मुद्दे की बात करें तो पहला इसमें है कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक छोड़ दिए जाएंगे। सबसे पहली बात जो सहमति जिस पे बनी हुई कि ठीक है जिसने हिंसा की उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रखना, यूपीएससी हमेशा फंसाता है कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया गया, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त, मतलब हिंसात्मक अपराधियों को नहीं छोड़ा गया था, जो और बाकी राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ा गया था। जिसने हिंसा की थी उनको नहीं छोड़ा गया, ध्यान रखिए। इसके बाद में अपहरण की संपत्ति वापस की जाएगी, ऐसा यहाँ पे सहमति बनी कि जो अपहरण की संपत्ति जो सरकार ने लूटी हुई है या किसी ने लूटी हुई है तो क्या उसको वापस किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक और मुद्दा है कि विभिन्न प्रकार के जुर्माने की जो वसूली को स्थगित कर दिया, जो भी जुर्माने लगाए जाते थे वो सब क्या है, वो वसूली जो की जा रही थी उसको स्थगित कर दिया जाएगा, ये भी बात मान ली गई। एक और बात है कि सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र दे चुके जो भारतीय थे, तो भारतीयों के मसले पर जो भी त्याग पत्र जिन्होंने रिजाइन किया हुआ है उन मसलों पर क्या सहानुभूतिपूर्ण क्या विचार विमर्श किया जाएगा, ये भी बात पे सहमति होगी यहाँ पे। इसके बाद में एक और सहमति हुई कि समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दे दी गई, ठीक है, इसको भी मान लिया गया। एक और यहाँ पे है मदिरा, यहाँ पे क्या है मदिरा और अफीम विदेशी वस्तुओं की दुकानों के जो सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दे दी गई। ठीक है, अब शांतिपूर्ण जो है वो यहाँ पे शराब है या अफीम है या विदेशी वस्तु है इनके दुकानों के सामने आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। एक और मुद्दा यहाँ पे आता है वो है कि आपातकालीन अध्यादेशों को वापस लिया जाएगा। जो भी आपातकालीन अध्यादेश लिए गए थे सारे के सारे वो वापस लिए जाएंगे। तो ये सारी सहमति की बिंदु है। एक बार फिर से, हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी, मतलब हिंसात्मक जो हिंसा की वो नहीं छोड़े जाएंगे। अपहरण की संपत्ति को वापस किया जाएगा, जुर्माने की वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा। सभी सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्ण विचार विमर्श। एक निश्चित सीमा तक नमक तैयार करने की अनुमति, समुद्र तट की निश्चित सीमा, और मदिरा अफीम विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी गई थी और आपातकालीन जो अध्यादेश थे उनको वापस लेने की बात की गई थी। और दो ऐसे मुद्दे थे जिसपे जो है सहमति नहीं बन पाई थी और इसमें गांधी जी की काफी आलोचना होती है कि अगर गांधी जी चाहते तो इन मुद्दों को भी सुलझा सकते थे या सल्टा सकते थे, ऐसे कह सकते हैं। तो वायसराय ने गांधी जी के दो मांगे अस्वीकार की। वो कौन कौन सी मांगे, सबसे पहली आप देखेंगे पुलिस जातियों की जांच कराई जाए, ऐसा गांधी जी ने कहा था अपनी सहमति पत्र में, कह सकते जो समझौता था उसमें बोला गया था। लेकिन गांधी जी की ये मांगे उन्होंने अस्वीकार कर दी वायसराय लॉर्ड इरविन ने। तो सबसे पहला पुलिस जातियों की जांच के लिए एक आयोग का गठन या फिर जो इनकी जांच कराई जाए किसी तरह से, तो ये मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और दूसरा मुद्दा है जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, भयंकर, कि उस टाइम आप देखेंगे भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा माफ कराने वाले जो जैसी मांग थी उस पर भी इरविन ने मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दो मांगे सिर्फ थी ऐसी जिसपे असहमति जाहिर की गई थी, इरविन ने नहीं माना था, अस्वीकार कर दिया था। ये कह सकते हैं सहमति। असहमति तो नहीं कह सकते कि असहमति का मतलब होता है कि भाई दोनों के बीच में मतलब ठीक ठाक वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई। इसको अस्वीकार करना ज्यादा सही कहेंगे क्योंकि भाई बिल्कुल ही मना कर दिया था कि नहीं हम इस पे विचार ही नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी कहा जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो इस पे थोड़ा सा अगर एफर्ट करते तो भगत सिंह की जान जो है बचाई जा सकती। तो इन पे बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। अ, कई जगह आप देखेंगे कि गांधी जी का इतना ज़्यादा विरोध हुआ था कि झंडे उंडे काले झंडे दिखाना तमाम सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये सहमति के मुद्दे थे। और इस साइड में जो दो मुद्दे हैं, जो दो मांगे हैं, वो अस्वीकार कर दी गई थी सीधे सीधे, पुलिस जातियों की जांच और वो भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा जो माफ करने की बात हो रही थी। तो ये सब जो है वो यहाँ पे मुद्दे। इसके बाद में हम देखते हैं कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया, जैसे ही वो समझौते हुए, हमने बात की जैसे ये समझौते हुए जो सहमति के मुद्दे, और तो फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि गांधी जी ने यहाँ पे आश्वासन दिया। क्या दिया आश्वासन कि भाई हम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा।
ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात इसने कही, ठीक है, कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करते समय परिसंघ भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय हितों के संरक्षण एवं संरक्षा के लिए अपरिहार्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें जो है गांधी जी ने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम अपने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। और फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं, दूसरी लाइन भी देख रहे हैं कि कांग्रेस सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि उसके जो संवैधानिक प्रश्न के मुद्दों पर विचार किया जाए, जैसे कि उस करते समय परिसंघ की बात की जाए, उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा, या संरक्षण या सुरक्षा कौन प्रदान करे, तो ऐसे मुद्दे पर विचार किया जाए। अब इस मुद्दे की हम बात करें जो इन्होंने गांधी जी ने बोला हुआ है, क्योंकि भाषा तो उनकी कठिन होती थी, इस मुद्दे को हम लोग सरलता से समझें तो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंतर्गत शामिल मुद्दे क्या क्या थे। उनका कहने का मतलब था, उनका कहने का मतलब था कि रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति और भारत की वित्तीय साख, ये मुद्दे इसमें शामिल किए गए थे कि इन पे विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इस फॉर्म में, तो आप इस फॉर्म में उत्तर दे देंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखे हुए। अगर ऐसा बोला जाए तो आप पीटी में जैसे लिखा हुआ तो इसको आप सही कर देंगे, और ये इस फॉर्म में पूछा जाए तो इसको इस फॉर्म में भी आप सही कर देंगे। हमने दोनों फॉर्म दे दिए, जिसमें क्वेश्चन आएगा तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, कि गांधी जी की ओर से क्या आश्वासन दिया गया था। तो एक तो सबको पता रहता है कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, और दूसरा पता रहता है कि गोलमेज सम्मेलन में हम भाग लेंगे जाके, लेकिन किस शर्त पर भाग लेंगे जाके, वो चीजें अगर पूछ दिया आपसे गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किन शर्तों पर भाग लेने पर अपनी सहमति जताई हुई थी और मुद्दे कौन कौन से शामिल थे, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके पूछ देगा। तो आप क्या करेंगे, ए बी सी, फिर इसका 1 2 सही है, 2 3 सही, 3 4 सही, 1 2 3 4 सही है, तो ऐसे क्या फंस जाओगे फिर। तो यहाँ पे सारे मुद्दे आपको पता होने चाहिए कि जो उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्तें रखी हुई थी उसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल थे। तो मित्रों ये इसमें मुद्दे शामिल थे। ठीक है, रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति और भारत की वित्तीय साख। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हमने देख लिए। सविनय अवज्ञा कानून का मूल्यांकन यहां से मित्रों हम लोग कल करेंगे, और यहाँ पे कल कुछ देखेंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कराची अधिवेशन। फिर इसके बाद में हम लोग चलेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद में हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण, फिर पांचाट देख लेंगे, और पांचाट के बाद में जो भी हरिजन अभियान हुआ है उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्य, और इसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए। बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो फिर होता है क्या है कि ना, वो फिर हाउस पॉट हो जाती है स्थिति। अभी आपने दो मुद्दे देख लिए यहाँ पे, एक तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन देख लिया, दूसरा गांधी अहिंसा समझौता देख लिया। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 40 मिनट 45 मिनट पढ़ो, हिस्ट्री ऐसी पढ़ी जाती है और इससे याद होता रहेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए, खूब लाइक कर रहिए, खूब शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और ये बातें आपके साथ होती रहेगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कुछ चाहिए तो आप पीडीएफ, ये मेरा इधर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है ये मित्रों, इसको लाइक भी करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ये आप लोगों के लिए फायदा ये रहता है कि हमारा जो भी क्रिएटिव काम रहेगा वो टॉप पे रहेगा और आपके सामने हमेशा आता रहेगा। और जितना आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे हम उतना और ज़्यादा क्रिएटिव काम आप करके देंगे आपको, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम ये सब, देखो आप हैं तभी हम हैं। ठीक है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आप जितना हमें सुधारने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा करें वैसे, तो हम उसे ही करते रहेंगे और आपको बस फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो आप हैं तो ये हम हैं, तो आप इसको लाइक करते रहे, इसको शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है, 10% डिस्काउंट के साथ में इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, आपको इंस्टेंट जो है 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। पर्सनल गाइडेंस आप क्वेश्चन मुझे लिख के इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप इस पे भेज सकते हैं, अनअकैडमी_अमित कपूर, इससे भेज सकते हैं, तो हम इसको चेक भी करते रहेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें मिल रही है, आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ। अभी मेरी क्लासेस हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म पे 12 बजे से, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं आ सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल, नमस्कार मित्रों, बाय बाय।